साथियों नमस्कार, मैं चेतन आनंद कविता की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफ़ी समय से कविता की पाठशाला चल रही है और हम कई विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। हिंदी के छंदों पर भी बात की हमने, गज़लों के पहरों पर भी बात की और अब गज़लों के ऐब यानी गज़ल में क्या ना लिखें हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है गज़ल में नहीं, हम कविता में क्या ना लिखें हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैं गज़लों के जो ऐब बता रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ दोषों पर हम चर्चा कर चुके हैं। और ये जो हिंदी महाकाव्य में इस तरह के दोषों का उल्लेख मिलता है जिस पर हम आजकल चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि गज़लों में तो 10-12 ही ऐब मुझे लगता है बताए जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं माने जाते। लेकिन अगर हिंदी के काव्य दोष देखे जाएँ तो उसमें बहुत सारे महाकाव्य में दोषों का वर्णन मिलता है और आजकल हम उन्हीं पर ही ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। आज हम एक और ऐप पर चर्चा करते हैं और उस ऐप का नाम है या उस काव्य दोष का नाम है अमंगलकारी ऐसे शब्द जिनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी ऐसे अमंगल व्यंजक शब्द जिनके प्रयोग से दोष उत्पन्न होता हो, ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हमारे महाकाव्य के सिद्धांतों में भी बात आती है, महाकाव्य के लेखन में एक शर्त भी होती है और गज़लों में भी अगर इन शेर में भी इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे तो हम लगता है कि अच्छे साहित्य की रचना कर रहे हैं, अच्छे अदब की ओर हम चल रहे हैं। अब अमंगलकारी शब्द ऐसे कौन से होते हैं जिससे अमंगल की प्रतीति होती है, यानी ऐसे शब्द जिनको कविता में प्रयोग करें लेकिन वो अमंगलकारी कहलाते हों या अमंगलकारी संकेत देते हों, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना भी दोष माना जाता है। इन दोष से बचना है, ठीक है। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने इसका एक उदाहरण दिया है अपने गज़ल का व्याकरण पुस्तक में। उन्होंने ये कहा कि मैं उसका उदाहरण बताता हूँ, फिर बताता हूँ उसमें क्या दोष आ रहा है, कैसे अमंगलकारी संकेत है उसके अंदर। उन्होंने लिखा है कि भूत उसके सामने था डर गया, भूत उसके सामने था डर गया, वो डरा प्यारा भविष्यत मर गया। वो डरा प्यारा भविष्यत मर गया, यानी भूत उसके सामने था डर गया। भूत माने अतीत की बात हो रही है क्योंकि नीचे भविष्यत शब्द आया ना, तो भूत उसके सामने था डर गया, वो डरा प्यारा भविष्यत मर गया। तो प्यारा भविष्य जो था वो मर गया, क्योंकि भूत जो अतीत था उसके जब सामने आया। लेकिन यहाँ तो हम भूत जो है अतीत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा शब्द भी भूत का जो है अर्थ देता है, भूत शब्द का, वो आता है भूत प्रेत। तो भूत प्रेत की जहाँ बात आ रही है तो वो एक अमंगलकारी माना गया। तो इसका अगर भूत शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें अमंगलकारी ध्वनि निकल के आती है या संकेत निकल के आते हैं तो ये दोष माना जाता है। हमें इससे बचना है, हमें इसका प्रयोग करना हमें उचित नहीं है। तो ऐसे दोष भी माने जाते हैं। हम अनायास ही शब्दों की बिना साधना किए, बिना विचारे ऐसे शब्दों का अपनी कविता में प्रयोग कर लेते हैं, अपनी गज़लों में प्रयोग कर लेते हैं कि जिससे अमंगलकारी संकेत भी मिलते हैं। तो ऐसे शब्द भी दोष में आते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने भी कहा, मेरी 2 पंक्तियाँ हैं, देखिएगा कि ये भविष्य है मगर वो भूत है, ये भविष्य है मगर वो भूत था, देवता है ये वो तो यमदूत था। अब इसमें भी भूत यमदूत इस तरह के ये अमंगलकारी शब्द कहलाते हैं, इनको व्यंजना इसमें जो है अमंगल की आ रही है। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग से हमें बचना है, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो छोटे छोटे दोष से हमारी कविता के आकार को छोटा कर देते हैं, हमारे शब्दों की यात्रा को छोटी कर बना देते हैं। तो ऐसे शब्दों से हमें बचना है और इसकी बचने के लिए क्या करना है, हमें जानकारी रखनी है। और इस जानकारी के लिए क्या करना है, जानना है। तो वो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, तो उस जानकारी को अपने भीतर रखें। मैं भी इन चीज़ों को सीखा अपने गुरुदेव से और मेरे गुरुदेव ने इन बातों को बताया, लेकिन आपको बताने के लिए मुझे और भी ज़्यादा भूतकाल की ओर जाना पड़ता है, अपने अतीत की ओर जाना पड़ता है, जो गुरुदेव ने मुझे बताया था। तो वो सारी बातें याद आ जाती हैं। तो मैं उनकी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, यानी मैं एक छंद शास्त्री ना होकर एक सेतु का काम आपके लिए कर रहा हूं। ख़ासतौर पर नए रचनाकार अपनी रचनाओं को कैसे समृद्ध करें, किस तरह के दोषों से वो बचें, आजकल हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और यही बातें मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाई थी, सिखाई थी
क्योंकि बाकायदा मेरी भी काव्य कक्षा लगती थी और हमारी काव्य कक्षा में गुरुदेव ने ये सारी बातें हमें बताई थी। और गज़ल का व्याकरण की बात रही तो गज़ल का व्याकरण किताब के बारे में बताऊं कि जब वो उसकी पांडुलिपि उन्होंने लिखी थी, फेयर नहीं करनी थी और उन्हें प्रकाशक को देनी थी, तब उन्होंने मुझे और एक पवन खत्री, उनके 2 शिष्य हम होते थे जिनकी राइटिंग साफ़ सुथरी थी और वो हमें थोड़ा सा समझदार भी समझते थे अन्य शिष्यों में, तो हम दोनों का चुनाव किया था। तो वो बुखार में तप रहे थे तो हमने उन रफ़ पांडुलिपि को फेयर किया था। तो ये सारी चीज़ें हमने लिखी जब थी, तो वैसे तो वो बताते थे, जब लिखने लगे तो बहुत सारी गज़ल की बहरें, उनके दोष, उनका निराकरण सब जहन में उतरता चला गया। वो बाल्यकाल की बात थी, बरसों पहले की, जो आज तक याद है। और गुरुदेव की वो भी मुझे बात याद है कि जो ज्ञान उन्होंने हमें दिया है हम आगे नई पीढ़ी को दें, ताकि हिंदी साहित्य में अच्छी रचनाओं का सृजन हो, हिंदी साहित्य ज़्यादा समृद्ध हो, नए रचनाकारों को ज्ञान प्राप्ति के लिए, कविता की तकनीक जानने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। तो उन्हीं के सुझाव को मैंने निर्देश समझा और निर्देश मेरे लिए उनके जाने के बाद अब ये आदेश है कि मैं उनकी बात आप तक कैसे लेकर आऊँ। बस यही संकल्प है, इसी संकल्प के साथ मैं आपके पास हमेशा आ जाता हूँ। जो भी अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा और ना अच्छा लगे तो अपने सुझाव दे सकते हैं, मैं उसको अपने तरफ से सुधार की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।